नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजनीतिक विज्ञान के पाठ 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में पढ़ाऊंगी। हमने पिछले अध्याय में इस तथ्य की विवेचना की थी कि लोकतंत्र में सत्ता विभाजन क्यों आवश्यक है। हमने इसका भी विश्लेषण किया था कि इस व्यवस्था में सरकार के भिन्न भिन्न अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह सत्ता में भागीदारी कैसे करते हैं। इस अध्याय में हम ये विवेचना करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष बिंदु पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र नहीं होता जैसे कि वह अपनी मनमानी करता रहे। इस अध्याय में हम विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार समाज में रहने वाले विभिन्न तरह के विचारकों के परस्पर विरोधी मांगे और दबावों के बीच लोकतंत्र की जड़ें काफी सुदृढ़ होती हैं। इस अध्याय में हम तमाम व्यक्तियों और संगठनों द्वारा अख्तियार किए जा रहे तौर तरीकों का अध्ययन करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सकारात्मक भूमिका क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो की शुरुआत हम प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष के अर्थ से करेंगे। उसके बाद हम लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका को पढ़ते हुए भूतकाल में हुए अनेक जनसंघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का अर्थ क्या होता है? पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के चलते हुआ है। यदि हम यूं कहें कि जनसंघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है, तो इसमें कोई अत्योक्ति बात नहीं होगी। जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है, तब वह लोकतंत्र का निर्णायक कड़ी कहलाती है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की संस्थाएं जैसे संसद या न्यायपालिका के माध्यम से हो गया हो, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में जनसंघर्ष यानी कि पीपल्स स्ट्रगल और प्रतिस्पर्धा दैट इज कंपटीशन का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जनसंघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः असफल हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, कहने का आधार ये है कि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत ही अनिवार्य है। इनके बिना सरकार अपनी मनमानी करती है, जो कि सही नहीं होगा। अब हम लोकतांत्रिक देशों में जनसंघर्ष की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला भारत में जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था यानी कि जनसंघर्ष हुआ था, वो था बिहार के छात्र आंदोलन। हम ये भी पढ़ेंगे कि बिहार के छात्र आंदोलन का सरकार पर क्या प्रभाव था। बिहार का छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण थे 1900। बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण ये हैं। 1977 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार का निर्माण किया था, लेकिन 1971-1972 के बाद वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ गई। जब भारत में शरणार्थी आए तो भारत की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था बांग्लादेश में आए शरणार्थी। और इसके बाद अमेरिका, जो कि उस समय सबसे बड़ा देश था, उसने भारत को मिलने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी। बीच में 1972, ये इस स्लाइड में दिया नहीं हुआ है, तो आप लोग अपनी किताबों में लिख लें। 1972-1973 में मॉनसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफी कमी आई, जिसके कारण तब मार्च 1974 में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, सत्ताधार दलों द्वारा जनता की उपेक्षा, संवैधानिक मूल्य का ह्रास तथा कानून व्यवस्था के विरोध में किया गया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। दोस्तों, 25 जून 1975
देश में पहली आपातकालीन उद्घोषित था। आपातकालीन की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्राय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का जेल में डाल दिया। ये बात सोचने की है कि राजनीतिक दलों के सब नेताओं इस बात पे हम गौर करेंगे कि जयप्रकाश नारायण का इस आंदोलन में बहुत ही प्रमुख रोल था। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को प्रदूषित के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकालीन की उद्घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्राय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। सरकार ने निवारक नजरबंदी को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा इतनी ज्यादतियां की गई जिनके उदाहरण लोकतंत्र देश में नहीं मिलता। आपातकालीन ने भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को उजागर कर दिया। सही अर्थ में आपातकालीन के दौरान भारत लोकतंत्र नहीं रह गया था। जैसे ही आपातकालीन की अवधि समाप्त हुई, लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी गई। सही अर्थ में 1977 का लोकसभा चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के संबंध में जनमत संग्रह था। 18 महीने के आपातकालीन के बाद जनवरी 1977 में निर्वाचन की घोषणा करते हुए सभी राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के चुनाव को एन मौके पर विपक्षी दलों ने जनता पार्टी नाम से इस राजनीतिक दल का गठन किया था। उसे लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। 1977 में जनता पार्टी संगठन और उसकी समाप्ति का एक भी प्रभाव भारतीय लोकतंत्र पर पड़ा। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी का देश को प्रधानमंत्री बनना भारतीय लोकतंत्र की कार्यशैली का बढ़िया उदाहरण कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में हिंदी को राज्य भाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। इसी प्रकार पंजाबी भाषा लोगों ने अपने लिए जब तक एक अलग राज्य मांग की तो उसे स्वीकार कर पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। अब हम भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों में हुए उन आंदोलन का वर्णन करेंगे जिसने संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर सरकार का ध्यान जन समस्याओं और उनके निराकरण के लिए किया। संक्षेप में ऐसे प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित हैं। इसमें हम चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स, नर्मदा आंदोलन जैसे आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है चिपको आंदोलन। तो दोस्तों, इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुआ था। गांव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग के गांव वालों को पेड़ काटना की अनुमति नहीं देकर खेल सामग्री के निर्माताओं को जमीन का वह टुकड़ा व्यवसाय प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया। वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं देकर खेल सामग्री को निर्माताओं के व्यवसाय प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया। तो दोस्तों, एक बात और, चिपको आंदोलन एक पहला आंदोलन था जिसमें उस टाइम पे महिलाओं ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जंगल कटाई के ठेकेदार स्थानीय पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवस्था करते थे।
गांव के अधिकांश घरों के पुरुषों के शराबी हो जाने के दुष्परिणाम घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़े। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने शराब खेरी की लत के विरुद्ध आवाज उठाकर चिपको आंदोलन का दायरा और विस्तृत किया। वो एक पहला टाइम था जब औरतें सामने आई। औरतें औरतों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। यह आंदोलन 1970 के दशक और उसके बाद में कुछ वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न विभिन्न जन आंदोलनों का प्रतीक कर गया। अंततः इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को रोक लगा दी। 1970 और 1980 के दशक में देश के अंदर समाज के अनेक तबकों को राजनीतिक दलों की कार्यशैली में मुंह भंग दिया। इसका तत्कालीन कारण 1977 में जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग भारतीय राजनीति में दूरदर्शी प्रभाव नहीं दिखा सका। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न समूहों के बीच उनके साथ ही हो रहे अन्याय के चलते भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका असंतोष बढ़ता रहा। इसके बाद देशांतरित सक्रिय कई राजनीतिक समूहों का विश्वास करते भारत की लोकतांत्रिक और चुनावी व्यवस्था से उठता गया। ऐसे विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर अपने आंदोलन को और व्यापक करने के लिए अवाम को लामबंद करने और इस प्रकार राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब हम दलित पैंथर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि चिपको आंदोलन एक जन संघर्ष था, वैसे ही दलित पैंथर्स भी एक जन संघर्ष था। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया। इस समुदाय ने भारतीय समाज में लंबे अरसे तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को सहन किया है। 1970 के दशक के प्रारंभ में भारतीय समाज के शिक्षित दलितों के प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान से संहित अपने अधिकारों एवं हकों की आवाज उठाई। शिक्षित दलितों की इस पीढ़ी से ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियां से पलकर बड़े हुए दलित थे। इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित हितों की देवदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना जिसे दलित पैंथर्स कहा गया। 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने दलित हितों की दावेदारी के लिए एक संगठन बनाया जिसे दलित पैंथर्स कहते हैं। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा की समाप्ति के बावजूद भारतीय समाज में छुआछूत समाप्त नहीं हुआ। 1960 एवं 70 के दशक में सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए
विभिन्न अधिमान्यों के बावजूद दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा की बर्ताव जारी रहा। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राजनीतिक दलों का दलित समर्थक कर रहे थे, लेकिन इस दल चुनौती राजनीतिक में सफल नहीं हो रहे थे। ये सब कारण थे जिनके चलते दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों से लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य जिम्मेवारी थी। बाद में दलित पैंथर्स से वृत्त विचारात्मक कार्यक्रम अपनाए, जैसे जाति प्रथा अनुमूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की समस्याओं का निराकरण एटसेट्रा। दलित पैंथर्स चलाए गए इस आंदोलन से पढ़े लिखे भारतीय दलित युवकों को एक ऐसा मंच प्राप्त हुआ जहां वे सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनाकर कर सकते थे। तो दोस्तों, ये था दलित पैंथर्स। इसके बाद जो आंदोलन हुआ वो था भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे यहाँ आपके सामने स्लाइड में है। उनकी प्रमुख मांगे थी गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी करना। गन्ने और गेहूं, जैसे कि आप जानते हैं, असेंशियल कमोडिटीज है। तो उनका असेंशियल कमोडिटीज से मतलब है रोजाना में यूज आने वाली चीजें हैं। तो उनकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा अनिवार्य थी। कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करना, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करना, किसानों के बकाये कर्ज माफ करने, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना इस आंदोलन के प्रमुख मांगे थी। और इस आंदोलन के प्रमुख थे महेंद्र सिंह द्विवेदी। हम उनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं की सरकार खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने आदि, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनकी प्रमुख मांगे थी। ये ऐसी मांगे थी जिन्हें देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन ने किसानों द्वारा संचालित आंदोलनों को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम घोषित कर दिया। सरकार ने अपनी मांगे मनवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान जैसे प्रोग्राम का सहारा किया। इन कार्यक्रमों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र के हजारों हजार किसानों ने भाग लेकर भारतीय राजनीति में एक दबाव समूह की भूमिका निभाई। 1980 जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध करने वाले लगभग 20,000 किसानों ने अपने प्रतिवादियों से आर्थिक मसलों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये था भारतीय किसान यूनियन आंदोलन और उनकी कुछ इम्पोर्टेंट मांगे। अब नेक्स्ट आंदोलन है तड़ी विरोधी आंदोलन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तड़ी विरोधी आंदोलन दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोध आंदोलन वहां की महिलाओं का सर्वोच्च आंदोलन था। ये आंदोलन वहां की महिलाओं ने शुरू किया था और उन्होंने इंडिपेंडेंटली रन किया था। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रताहीन होके उसको चलाया था। दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन वहां की महिलाओं का स्वतंत्र आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। वर्ष 1992 के सितंबर अक्टूबर माह में वहां की ग्रामीण महिलाएं शराब के विरुद्ध आंदोलन छोड़कर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के एक दूर दराज गांव दुर्बगंटा में 1990 के प्रारंभ में महिलाओं के बीच प्रौढ़ सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया। परिणाम स्वरूप उस जिले के अन्य गांवों की महिलाएं ताड़ी बिक्री के विरुद्ध आगे बढ़कर शराब की दुकानों को बंद करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगी। इस जिले की महिलाओं में आई ऐसी जागरूकता की खबर पूरे प्रदेश में तेजी से फैली, जिसके चलते करीब 5,000 गांवों की महिलाओं ने ताड़ी विरोध आंदोलन में भाग लेकर ताड़ी पर प्रतिबंध संबंधी एक
प्रस्ताव संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेज दिया। इस प्रकार निलोट जिले का यह आंदोलन पूरे सब में फैल गया। यही कारण था कि 1990 के दशक के दौरान महिलाएं आंदोलन ने समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर अपने लिए स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया। औरतों ने इन आंदोलनों से ये दिखाया कि हम भी राजनीति चला सकते हैं और उन्होंने राजनीतिक निकाय मतलब कि पॉलिटिकल ऑफिसेस लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की मांग रखी। संविधान का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट द्वारा स्थानीय राजनीतिक निकायों में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। प्रतिनिधित्व मतलब उन्हें भी सीट्स दी गई। तो दोस्तों ये था ताड़ी विरोधी आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश में वहाँ की औरतों ने चलाया था और ये पहला ऐसा आंदोलन था जो औरतों ने इंडिपेंडेंटली रन किया था। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से संबंधित। जहाँ चिपको आंदोलन हमने पढ़ा कि चिपको आंदोलन भी पर्यावरण से संबंधित था, पर वो पेड़ों से संबंधित था। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कृषि क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी पर अपना गहरा रोष प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि 1980 के 8वें दशक के प्रारंभ में मध्य भारत के नर्मदा घाटी के विकास परियोजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गुजरने वाली नर्मदा घाटी के विकास परियोजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की नदियों पर 30 बड़े बांध, 135 मंझले बांध तथा 300 छोटे बांध बनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया। परिणाम स्वरूप प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। 1988 to 1989 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के स्वयं को नर्मदा आंदोलन के रूप में गठित कर एक बड़े जनसंघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने लोकतांत्रिक पहलुओं को गांवों तक पहुंचाया, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया के स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। इस आंदोलन ने यह भी सवाल उठाया कि लोकतंत्र के कुछ समित लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों का नुकसान करना जायज नहीं है। बाद में इस आंदोलन ने बड़े बांधों के निर्माण का खुला विरोध करना प्रारंभ किया। 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्विकास नीति को यदि हम नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलनों की उपलब्धि कहें तो उसमें यह अतिशयोक्ति जरूर आएगा। सूचना के अधिकार का आंदोलन। उसके बाद सन 2005 और 6 में सूचना के अधिकार दैट इज आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआत 1990 में राजस्थान के एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र जो था भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई। 2004 में सूचना में अधिकार संबंधी विधेयक संसद में उपस्थित किया गया, जिसने जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर अधिनियम का रूप धारण किया। सूचना के अधिकार आरटीआई का मुख्य उद्देश्य थे। सूचना के अधिकार का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाए, सरकार के कार्य में पारदर्शिता मतलब कि सरकार जनता पर अकाउंटेबल थी। अकाउंटेबल मतलब पारदर्शिता थी। उन्हें सूचना के अधिकार आरटीआई से सरकार के पावर को क्वेश्चन किया जा सकता था, यानी कि सरकार की सत्ता पे सवाल उठाए जा सकते थे। उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी का अधिकार देता है। उसके बाद
आरटीआई हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये तो थे भारत में होने वाले जनसंघर्ष। अब हम भारत के पड़ोसी देशों में जनसंघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेपाल। नेपाल में नेपाल में जब भारत में लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहे थे, उसी टाइम नेपाल में भी हो रहे थे। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन का उद्देश्य राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए विवेश करना। नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। इस समय वहां का राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान होता था, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होता था। ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया, लेकिन उसकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने उसको नहीं स्वीकारा और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में वहां एक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका एकमात्र उद्देश्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहां के संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे हम सर्वदलीय गठबंधन के नाम से जानते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार और एक नए संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यही समाप्त होती है। इसके बाद हम इस पाठ का पार्ट 2 राजनीतिक दल अगली वीडियो में पढ़ेंगे।